साथियों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 2 हल करने जा रहे हैं। इसमें हम मैथ रीजनिंग के 40 क्वेश्चन बाद में हल करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं जीएस से, जो 41 नंबर हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, इसके बाद में भारत के जो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे, इनको निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? वर्मा भेज दिया गया था। तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43, दादा भाई नौरोजी निम्न से किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1886 में पहली बार बने थे, 93 में भी बने थे और 1906 में बने थे। मतलब ऊपर में से एक से अधिक। इस प्रकार का ऑप्शन का जो पेपर में बनेगा तो क्वेश्चन पेपर का लेवल कठिन रहेगा। किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष निर्वासन की सजा देकर वर्मा भेज दिया गया था? तो 1924-25 में भेज दिया गया था, वर्मा भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी इनमें से किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रनाडे थे। क्वेश्चन नंबर 46, माउंट आबू एक पर्वत श्रृंखला है जो पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो अरावली में स्थित है। अरावली राजस्थान में है। और अरावली का जो राजस्थान से हिस्सा निकल कर जो दिल्ली पहुंच जाता है, दिल्ली सुनो जरा, जो हिस्सा दिल्ली पहुंच जाता है उस पर उसे रायसेना की पहाड़ियाँ कहते हैं। और रायसेना की पहाड़ियों पर हमारी संसद स्थित है। क्वेश्चन बन जाए कि संसद किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो रायसेना की पहाड़ियों पर स्थित है। रायसेना की पहाड़ियाँ किसका हिस्सा हैं? तो अरावली का हिस्सा है। अरावली का वह हिस्सा जो राजस्थान से उड़कर दिल्ली पहुंच जाता है वह रायसेना कहलाती है। और रायसेना की पहाड़ियों पर हमारी संसद स्थित है। तो 46 का ऑप्शन नंबर सी सही है। जिब्राल्टर जलमर्मध्य किन को जोड़ता है? तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य महासागर से जोड़ता है। जिब्राल्टर जल संधि जलमर्मध्य से कहते हैं। जलमर्मध्य जो जल के दो भागों को आपस में जोड़ता है उसे जलमर्मध्य कहते हैं। तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के सबसे बड़ा शक्ति संयंत्र कौन सा है? तो भादला। ये कहाँ है? बाड़मेर में है। बाड़मेर कहाँ है? राजस्थान में है। बाड़मेर कहाँ है? तो बाड़मेर राजस्थान में है। जैसलमेर भारत में जो है, जो सौर ऊर्जा है उसका हब है, ये भी राजस्थान में है। सौर ऊर्जा का हब है, ये भी कहाँ? ये भी राजस्थान में है। राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। निम्न से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो पश्चिमी घाट ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 में सी और 49 में भी भागीरथी नदी पर बना हुआ है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। बताइए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हमें इतना बता रहे हैं कि उड़ीसा में स्थित है, महानदी पर स्थित है। नाम बता दीजिए जरा कौन सा है। वैसे 49 में ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया। ये हमारे करंट का क्वेश्चन है इस समय का। क्वेश्चन नंबर 52, बिहार के मानचित्र में जो जगह दिखाई गई पूछा है किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हमारा जिला है पश्चिमी चंपारण, जो इधर नेपाल से और यूपी से सीमा बनाता है। ये है पश्चिमी चंपारण से अलग हुआ जिला पूर्वी चंपारण। कौन सा? पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण नेपाल उत्तर प्रदेश से दो जगह सीमा बनाता है। और ये प्रसिद्ध है लोरिया नंदनगढ़ और केसरिया स्तूप के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। समझ गए होंगे कि जो पश्चिमी चंपारण है उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों से सीमा बनाता है। और पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण से अलग होकर बना जिला है। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह करवाया है? तो उज्बेकिस्तान ने करवाया है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ताशकंद समझौता उज्बेकिस्तान की राजधानी में हुआ था। अब बताइए ताशकंद समझौता की डेट कब थी, कब हुआ था ताशकंद समझौता? और हाल ही में किस देश के नए संविधान के जनमत संग्रह, मतलब लोगों से वोटिंग करवाई है कि नया संविधान बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, ये जनमत संग्रह कहलाता है। और उज्बेकिस्तान में करवाया गया है। उज्बेकिस्तान की राजधानी हम आपको बता रहे हैं ताशकंद है। आप बताइए कि ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य में कब हुआ था। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि कौन सा शहर संपीड़ित बायोगैस के वैश्विक सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है? तो नई दिल्ली कर रहा है। कौन सा शहर संपीड़ित गैस बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन पर मेजबानी कर रहा है? तो नई दिल्ली कर रहा है। 55 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन, इसे हम कहते हैं SCO का नया स्थायी सदस्य बना है? तो ईरान बना है। कौन से नंबर का है? तो 9वें नंबर का है। एक बार इसके बारे में जरा पूरी जानकारी देखिए कि SCO क्या है। SCO का पूरा नाम है संघाई सहयोग संगठन, इसमें देश का है। और 1996 से 2001 के मध्य में इसकी स्थापना होती है। हेड क्वार्टर इसका चाइना के बीजिंग में है। बीजिंग चाइना में इसका हेड क्वार्टर है। कहाँ? बीजिंग चाइना में इसका हेड क्वार्टर है।
अब पहले इसके 8 देश थे, ईरान जुड़ गए इसमें अब इसके 9 देश हो गए हैं। और इसकी 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो हमारा भारत इसकी 2023 की अध्यक्षता कर रहा है। और इसकी एक राजधानी बनी है कैसी? इसकी राजधानी उसकी राजधानी यूनेस्को हेरिटेज की राजधानी बनी है वाराणसी। इसकी राजधानी बनी है वाराणसी। तो क्वेश्चन नंबर 55 में ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ईरान स्थायी संघाई सहयोग संगठन SCO का नया स्थायी सदस्य बना है। और 14 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा के दौरान वहाँ का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑफ क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है प्रधानमंत्री जी को। कह रहा है हर साल क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? क्षय रोग मतलब टीबी को ही क्या कहते हैं? यक्षमा क्या कहते हैं? यक्षमा। क्षय रोग यक्षमा टीबी एक ही चीज़ है। कब कह रहा है? 24 मार्च को हर साल मनाया जाता है। और किस देश ने 2023 से 27 तक वैश्विक मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो UAE देश का नाम है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कोई बता दे जरा, कि कमेंट करके बताओ संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बता रहे हैं। और यूनाइटेड किंगडम तो एक कई देशों का संगठन है। ईरान की राजधानी है तेहरान। क्या है? ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान। और अमेरिका की राजधानी बताओ क्या है? अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। ईरान की राजधानी तेहरान। यूनाइटेड किंगडम 3-4 देशों का संगठन है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी बताओ कमेंट करके। और इसकी अध्यक्षता यही कर रहा है 2023 से 27 के क्वेश्चन देखो कहा है कि 2023 से 27 के मध्य विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर ये इसका सही है। 59 है। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 61 भारतीय इतिहास के किस काल में छिद्रित धूसर मृदभांड के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल को जाना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 62 है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु सन 1680 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है अकबर के नवरत्नों में किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद किया गया था? तो ऊपर में से कोई नहीं है। इनमें से अबुल फजल बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि अबुल फजल नहीं है। और तानसेन का संबंध नहीं है किससे से उसे तानसेन का लेखन से संबंध नहीं, कोई कवि नहीं थे तानसेन। और टोडरमल का भी संबंध नहीं है। तो कौन से हैं? तो अबुल फजल नहीं है। फिलहाल में इसको मत लगाना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ई इज राइट हो जाएगा ऑप्शन 63 का। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में अंग्रेजी व्यवस्था में कौन सी भू राजस्व प्रणाली किसानों के मध्य सीधे लगान का निर्धारण किया करती थी? तो रैयतवाड़ी को लाने वाला कौन था बताइए? रैयतवाड़ी को लाने वाला कौन था? क्वेश्चन नंबर 65 प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। स्थापना इसकी प्रार्थना समाज की महाराष्ट्र में हुई थी। और प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि शिवाजी के मंत्री परिषद अष्टप्रधान शिवाजी के थे, उनको क्या कहा जाता था? विदेश मंत्री को क्या कहा जाता? तो सुमंत कहा जाता था। और शिवाजी के अष्टप्रधान को अमात्य कहा जाता था। और जो शिवाजी का विदेश मंत्री होता था उसे सुमंत कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना नर्मदा नदी पर बनी हुई है? तो सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में नर्मदा नदी पर बनी हुई है। मैटूर परियोजना तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बना हुआ है। कावेरी नदी पर बनी हुई तमिलनाडु में मैटूर परियोजना। और सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में बनी हुई है, नर्मदा नदी पर बनी हुई है। बारी क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि बारी दोआब के बीच का क्षेत्र कौन सा है? कौन सी नदियों की? तो दोआब क्षेत्र क्या होता है? दो नदियों के क्षेत्र का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है, दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसे दोआब कहा जाता है। तो कौन सा है? तो रावी और ब्यास की नदियों के मध्य का जो दोआब उसे बारी दोआब के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर जो हम 69 देखें तो गोदावरी डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो गोदावरी डेल्टा हमारे स्थित है आंध्र प्रदेश में। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की सबसे लंबी नदी है तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। छोटी है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ होता है? ये सिर्फ हम इतना याद रखेंगे चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से होता है। ये ग्लेशियर का नाम है, हिमनद का नाम है, ग्लेशियर का नाम है हिमनद। चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से होता है और तिब्बत के मानसरोवर के निकट कैलाश से। ये बिल्कुल याद रखना, चेमा युंग डुंग जैसे कई बार बना है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। और ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में प्रवेश करती है तब इसे असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र असम में ही पड़ता है और इसे बंगाल में पद्मा कहा जाता है। और इनमें से कौन सी 70 कह रहा है कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो तमिलनाडु में। और नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है। नीलगिरी पहाड़ियों पर बताइए कौन सी जनजाति रहती है? बताइए आप कमेंट करके बताइए नीलगिरी पहाड़ियों पर कौन सी जनजाति रहती है। नहीं बता पाएंगे तो हम आपको बताएंगे, कमेंट करके बता देंगे आपको हम। 72 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान की किस सूची में आता है? कृषि भूमि जो
उत्तराधिकार है। कृषि भूमि शुल्क जो है राज्य सूची में है और राज्य सूची में वर्तमान में 59 विषय हैं, जबकि मूल सूची में 66 विषय थे। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 98 विषय हैं, जबकि मूल सूची में 97 विषय थे। और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय, ओह सॉरी गलत हो गया, उल्टा हो गया। संघ सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं, 47 विषय थे। समवर्ती सूची में 98 विषय हैं, 97 विषय मूल सूची में थे और वर्तमान में 98 विषय हैं। और संघ सूची में 52 विषय हैं, जो कि वर्तमान में 47 मूल सूची में 47 विषय थे और राज्य सूची में 66 विषय मूल संविधान में थे, वर्तमान में 59 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है, क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि लोकसभा का विधानसभा के चुनाव में मतदान देने के लिए मताधिकार की न्यूनतम 21 वर्ष से घटाकर कब कर दी थी? तो 61वां संविधान संशोधन। यहाँ से ऑप्शन नंबर ये सही है। वैसे 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा ये 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे, आरजी थे, राजीव गांधी थे। 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें उम्र घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी आम चुनाव में। 74 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है? कुल अनुच्छेद 14 से 18 तक है। कुल अनुच्छेद अगर जो पूछ ले तो 395 कुल अनुच्छेद हैं। और अनुच्छेद 23-24 में क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 23 देखो क्या कह रहा है। अनुच्छेद 23 कहता है, अनुच्छेद 23 सॉरी एक मिनट, अनुच्छेद 23 जो है ये कहता है कि बलात् श्रम आप नहीं करा सकते, बच्चों से, छोटे बच्चों से काम नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 24 कहता है कि फैक्ट्री में काम 18 वर्ष से 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को नहीं लगा सकते। और 25 से 28 अनुच्छेद कहता है धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में है। 14 से 18 में समानता का अधिकार, या मौलिक अधिकार हैं सभी। अनुच्छेद 23-24 में बलात् श्रम और फैक्ट्री में काम करने से। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता। और इसमें 2-3 चीज़ें और हैं धार्मिक स्वतंत्रता में, 26, 27, 28 3 अलग अलग संविधान इसके हैं, अलग अलग अनुच्छेद इसके हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मतलब हमारा जो जज होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का होता है, और संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, के अध्यक्ष जो होते हैं, और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वरीयता क्रम के आधार पर उच्च क्रम पर कौन होगा? तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा वो होंगे। आप बताइए कि भारत का प्रेजेंट टाइम में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है और कितने नंबर के हैं? 50वें नंबर के वाई.एस. चंद्रचूड़ हैं। संघ लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष कौन है? आईपीएस प्रदीप कुमार हैं, आईपीएस प्रदीप कुमार हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो 25वें नंबर के राजीव कुमार हैं। कौन है इस समय? 25वें नंबर के राजीव कुमार हैं इस समय। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग कौन है इस समय बताइए आप बताइए, कैग कमेंट करके बताइए कैग कौन से हैं। अगर जो आप नहीं बता रहे हैं तो हम आपको इस वीडियो के बाद कमेंट करके बता देंगे। 76 कह रहा है प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये में अयंगर थे और ये जीवी मौलकर, गणेश वासुदेव मौलकर प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है बताइए? वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कोटा बूंदी सीट से सांसद हैं। कहाँ से? कोटा बूंदी सीट से सांसद हैं। बताइए कौन है? अब बताइए कौन है? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जो जीबी मौलकर, और उपाध्यक्ष जिसमें पूछा तो एम.वी. अयलंकर थे। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या कह रहा है। 77 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किस प्रकार की बाजार कीमतों में नियंत्रित असमर्थ है? किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रह जाता है? तो अल्पाधिक वाला जो होता है, अल्पाधिक वाला जो बाजार नियंत्रण होता है वो कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि सेवा क्षेत्र किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हिस्सा है? तो सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? 79 कह रहा है कि मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? तो मुद्रा आपूर्ति की अधिकता से मुद्रास्फीति मापी जाती है। 79 में ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि 1948 की औद्योगिक नीति वर्गों में विभाजित किया गया था। औद्योगिक नीति को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो 4 वर्गों में बांटा गया था। 81 कह रहा है कि औद्योगिक नीति किस तरह का संविधान कहा जाता है? तो इसको व्यावसायिक संविधान कहा जाता है।
82 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कौन सा तथ्य सुनामी से संबंधित नहीं है। तो किसी पर्वत की ऊंची चोटी से होने वाली प्राकृतिक घटना बिल्कुल नहीं संबंधित है। महासागर में होने वाली प्राकृतिक घटना सही है इसके लिए कि महासागर में होने वाली प्राकृतिक घटना को सुनामी कहा जाता है और मूल कारण का भूकंप के कारण आती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि यही पूछा था कि संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और 83 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि 1931 में कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसे जरा फिर से समझिए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 83 है कह रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष 1931 में कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस अधिवेशन से पहले 23 मार्च जो हुई थी 23 मार्च 1931 को सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। उसके बाद 26 से 31 मार्च 1931 को ये अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। इसमें महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे महात्मा गांधी जी को, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो 83 में बी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की कुल समुद्र तट की लंबाई कितनी है। तो 7517 किलोमीटर है। और क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा छठा देश कह रहा है। तो भारत कौन सा है। भारत 7 नंबर पर है। छठा ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा चाइना है। तो 85 का कौन सा सही है हमारा। तो 85 का सी सही है। छठा नंबर का ऑस्ट्रेलिया है। 86 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 86 है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगा था उसमें बिहार का राज्यपाल कौन था। राज्यपाल मतलब गवर्नर कौन था। तो गवर्नर उसमें थे नित्यानंद कानूनगो। 86 में ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि बिहार के मधुबनी जिले की एक पेंटिंग प्रसिद्ध है। बताइए कौन सी है। क्वेश्चन बताइए यहाँ से। मधुबनी जिले की एक पेंटिंग प्रसिद्ध है, इसको जीआई टैग प्राप्त है। बताओ कौन सी पेंटिंग है वह। सुखेत मॉडल किस विषय से संबंधित है। तो प्रदूषण से संबंधित मॉडल है। और कह रहा है डॉक्टर बिधान चंद्र को भारत रत्न कब मिला था। तो 1961 में मिला था। डॉक्टर बिधान चंद्र को भारत रत्न मिला था 1961 में। और सुखेत मॉडल पर्यावरण प्रदूषण से प्रदूषित है, प्रदूषण से संबंधित है। और बिहार के किस जिले की मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि कथक शास्त्रीय नृत्य इनमें से कौन से घराने से संबंधित है। तो लखनऊ घराने से इसका जन्म हुआ था। पंडित बिरजू महाराज इसके अच्छे नर्तक थे। बनारस घराने में भी चला और जयपुर घराने में भी इसका वर्चस्व रहा। तो उपरोक्त में से एक से अधिक। जब भी क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, ऑप्शन इस प्रकार से बनेगा कि उपरोक्त में से एक से अधिक और ई नंबर पर देखा हो इनमें से कोई नहीं, तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। प्रत्येक विकल्प को पढ़ने की जरूरत है क्योंकि कोई भी सही हो सकता है। बीपीएससी पेपर को कितना लेवल बनाती है ये हम लोगों को देखने वाली बात रहेगी। और कथक शास्त्रीय नृत्य का ये तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। और आपसे जो बीच बीच में क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए पूछते हैं जिससे आप लोग पेपर के साथ सक्रिय बने रहे, आपको पता चलता रहे कि आपको क्या क्वेश्चन के साइड का कुछ भी पता है। और आप प्रैक्टिस बनाते रहिए, यहाँ से आपका ज्ञान बढ़ेगा। जो आपको हम स्ट्रेटेजी बताते हैं वो बिल्कुल आप देखते रहिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में नागरिक पुरस्कार तो भारत रत्न दिया गया था। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे प्रसिद्ध सहनाई वादक थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इनको 2001 में भारत रत्न सम्मान दिया गया था। 90 में ये सही है। क्वेश्चन नंबर जो 91 है कह रहा है कि कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। तो जाइलम का क्या काम होता है। जल और पोषक पदार्थ पौधों की जड़ से लेकर ऊपर तक पौधों में पहुंचाना है। 92 कह रहा है कि कौन सा तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है। तो संवहन में होता है गति करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। कोई ऑप्शन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। संवहन संबंधी हो जाएंगे हमारे। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है क्वेश्चन नंबर की परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा। परमाणु से प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा होती है। 94 अम्ल से जुड़ा क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक एसिड जो होता है किस प्राकृतिक से टमाटर से मिलता है। खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड मिलता है। देखिए जरा हमारे साथ कि खट्टे दूध में कौन सा मिलता है। तो लैक्टिक एसिड मिलता है। लैक्टिक अम्ल मिलता है कौन से। तो खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड मिलता है। चींटी के डंक में फार्मिक एसिड मिलता है। कौन सा। फार्मिक एसिड मिलता है। चींटी के डंक में फार्मिक एसिड मिलता है। 94 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड मिलता है टमाटर में, खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड और चींटी के डंक में फार्मिक एसिड मिलता है। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है मांसपेशी और हड्डी को अस्थि को जोड़ता है। टेंडन जोड़ता है। लिगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। हड्डी से
हड्डी को जोड़ता है, लिगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, और टेंडन जो होता है मांसपेशी को अस्थि जोड़ता है। तो 95 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 जो हमारा कह रहा है कि किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है, तो अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनी होती है। 97 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन से है, तो नहीं है, क्योंकि ये इसमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें कोई धातु है ही नहीं, इसमें तो सब गैसें सिर्फ हैं। तो 97 में सी हो जाएगा, और 96 में अधिचर्म कोशिका से हमारी त्वचा बनी हुई होती है, अधिचर्म कोशिका से। क्वेश्चन नंबर 98 प्रकाश वर्ष किसे मापा जाता है, प्रकाश वर्ष से दूरी को मापा जाता है, प्रकाश वर्ष से दूरी को मापा जाता है। एक प्रकाश वर्ष सूर्य और पृथ्वी की दूरी के बीच की दूरी को कितनी होती है, एक प्रकाश वर्ष होती है। अब बताइए एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 19 होता है कि हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, तो संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, जो कि एक दूसरे से जुड़ने का काम करते हैं। तो हमारे हड्डियों में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100 नंबर कह रहा है कि कौन सी अत्यधिक ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है, तो हम सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना सबसे अत्यधिक ऊष्माक्षेपी इस विकल्पों में से है। और 101 कह रहा है कि कौन सी ऐसे दो इकाइयां हैं जिनकी जो है एसआई जो यूनिट है, एसआई मात्रक जो है सेम है, तो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा 100 में। 101 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और 100 में ऑप्शन नंबर ए ही है, सल्फ्यूरिक अम्ल जल का घुलना अत्यधिक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। तो 101 में सी हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि मुंह का पीएच मान कितना हो जाता है, कितना होता है। जैसे दांतों का टूटना प्रारंभ होता है, तो पीएच मान अगर जो 5.5 से कम हो जाए तो अम्लीय हो जाते हैं और दांत हमारे टूटने प्रारंभ हो जाते हैं। बादलों की गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है, तो जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। 103 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 101 4 कह रहा है कि कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है, तो शकरकंद का बेल हमारा द्विबीजपत्री पौधा है। मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव म्यूकर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, म्यूकर कहलाते हैं। तो 105 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जा सकता कहलाती है, तो बायो फोर्टिफिकेशन कहलाती है। 106 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कॉलेरा रोग किसके द्वारा होता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, मतलब जीवाणु के द्वारा होता है। और जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेरा। क्या नाम है जीवाणु का नाम, विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा इसके बैक्टीरिया का नाम है। इस बैक्टीरिया से कॉलरा कॉलरा रोग हमारे अंदर आ जाता है। और 108 में विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो एक्सरेज हैं, इंफ्रारेड हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी एनोड रेज जो हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो एनोड रेज नहीं है। 108 का सी नंबर राइट है। क्वेश्चन नंबर 109 जो हमारा कह रहा है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन से ग्लूकोज बनता है। 110 नंबर कह रहा है कि जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है, तो फोटो ऑटोट्रोप्स के रूप में हम जानते हैं उनसे। 110 का बी नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं। 111 क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है कि कौन से पशु वस्तुओं के श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं, तो चमगादड़, उल्लू, कांटा चूहा। और कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, क्योंकि कोशिका को हम कहते हैं साइंस की भाषा में साइटो, SYCTO, हाँ SY साइटो कहते हैं। और लॉजी मीन्स होता है अध्ययन करना, तो साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका का अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर ए 112 में सही हो जाएगा। 113 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 113 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी होती है, तो पदार्थ की एक अवस्था होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव, तीसरी होती है गैस, चौथी अवस्था पदार्थ की होती है प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था पदार्थ की होती है बोस आइंस्टीन। क्या होती है, बोस आइंस्टीन। ये पांचों पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर बी 113 का सही हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम में किस प्रकार समानुपाती है, तो उनके वर्गमूल के समानुपाती होता है। और ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है, क्या कौन सा क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि सबसे अधिक मात्रा में स्कॉर्बिक एसिड किसमें होता है। स्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है स्कॉर्बिक एसिड, रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है। और ये अमरूद के अंदर पाया जाता है। अब विटामिन सी खट्टे फलों के अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है, और मुख्य रूप से खट्टे फलों में पाया जाता है। और जो खट्टे फलों में मुख्य रूप से पाया जाता है, बस इतना याद रखो।
क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है, मतलब घुलता नहीं है। तो हम जानते हैं दूध भी घुल जाता है, चीनी भी और नमक भी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कौन सा अंग पुनर्जनन की शक्ति होती है, यकृत के अंदर होती है, लीवर के अंदर होती है। लीवर ग्लूकोज को ग्लूकोज में बदल देता है, यूरिया को, यकृत होता है यूरिया को बदल देता है, और वृक्क जो होते हैं और मस्तिष्क, ये क्वेश्चन ये भी दिमाग में रखना। और पुनर्जनन की शक्ति किसके अंदर होती है, तो यकृत के अंदर होती है। 117 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन 118 कह रहा है कि ब्रेक बोन, हड्डी तोड़ बीमारी का वाहक कौन सा होता है, एडीज मच्छर जो होता है। एडीज मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है, और डेंगू रोग में जो बुखार आता है उसमें बहुत तेज पैरों में दर्द होती है, हाथों में जितनी हड्डियां जोड़ होते हैं, जोड़ों में दर्द होती है। इसीलिए इसको हड्डी तोड़ या बोन ब्रेक कहा जाता है। और बीमारी का वाहक कौन सा होता है, तो एडीज मच्छर होता है। और 119 कह रहा है कि कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंगों के रूप में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो मेलेनिन। मेलेनिन जो होता है ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों से या सूर्य के प्रकाश से हमें बचाता है, और ये हमारे रंग को थोड़ा काला रखता है। मेलेनिन ये हमारे त्वचा और आँखों के रंगों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है, लेकिन ये जिसके अंदर ज़्यादा होता है वो काला दिखेगा तुमको, वो खूब काला दिखेगा वो। क्वेश्चन नंबर 120 जो कि इस सेट का आखिरी क्वेश्चन जीके जीएस का होगा। उसके बाद हम गणित के 40 क्वेश्चन गणित और रीजनिंग के करेंगे। तो उस प्रकार के भोज पोषण का नाम बताइए जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील जीवों से प्राप्त करते हैं। कीट बच्ची है, ये कीट बच्ची कहलाते हैं। सॉरी एक मिनट, 120 में सी है, बी है मृतोप जीव कहलाते हैं, जो मृत जीवों को कहलाते हैं विघटनशील कहते हैं। और ये 120 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम जो गणित के 20 क्वेश्चन जो प्रारंभ से हैं और 20 बाद में 20 रीजनिंग के, इनको 40 खोल करेंगे। किसी सेट में सिर्फ 20 क्वेश्चन गणित रीजनिंग के दे रखे हैं, किसी सेट में 40 दे रखे हैं। ऑप्शन 5 के जो सेट ज़्यादातर दिखे हैं हमने, उसमें 5 ही, उसमें 40 क्वेश्चन ही मैथ और रीजनिंग के दे रखे हैं। और उम्मीद है कि 40 रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे भी। मैथ और रीजनिंग को छोड़कर आप परीक्षा में सफल नहीं हो सकते हैं। प्रत्येक वेबसाइट की मैथ रीजनिंग बनाने का प्रयास कीजिए, कुछ क्वेश्चन तो आपसे बनेंगे। रीजनिंग तो पक्का बनाइएगा, जो नहीं बन रही फिर भी बनाइए। हम क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो गणित क्वेश्चन नंबर 1 से गणित जो थी वो हम अब लगाना प्रारंभ करते हैं। और क्वेश्चन बनाइए आप, नहीं बन रहे तो देखिए कैसे बनाने का प्रयास कीजिए। और फिलहाल में बनने चाहिए क्वेश्चन, बेसिक सेट है, बेसिक क्वेश्चन बनने चाहिए और बेसिक ही पूछा जाएगा। 1 से 5 की परीक्षा क्या पूछा जाएगा, यदि एक व्यक्ति दौड़कर 10 मिनट में 1000 मीटर की दूरी तय कर लेता है, मतलब हमारे पास दूरी दे रखा है और टाइम दे रखा है, डिस्टेंस और टाइम दोनों हमारे पास दे रखा है। और चाल पूछ रहा है, लेकिन कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में बनाइए चाल को। तो चाल बराबर स्पीड बराबर होता है दूरी बटा समय, होता है कि नहीं होता है, दूरी बटा समय। तो एस बराबर अगर जो निकाले, दूरी कितनी है, 1000 मीटर की दूरी है और 10 मिनट में, तो मिनट को सेकंड में बदल लें, 60 से गुणा कर लें, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। हमारे बचा समय जो स्पीड आई वो 10/6 आई, लेकिन 10/6 ये तो ये मीटर प्रति सेकंड में, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से हम गुणा कर देते हैं। 5 दूनी 10 और 6 3 18, 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बनेगा। फिर से एक चीज़ देखिए, अगर जो मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो किसी चीज़ को, तो हम 5/18 से गुणा करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटे में किसी चीज़ को बदलना हो तो हम 18/5 से गुणा करते हैं। बेसिक ध्यान रखिए कि जो हमें किलोमीटर प्रति घंटे बड़ी यूनिट प्राप्त करना है तो अंश में बड़ी चीज़ होगी, और मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट प्राप्त करनी है तो अंश में छोटी चीज़ होगी। और एक सिंपल तरीका कि अगर जो हमें 5 का पढ़ाता है, 10 15 पाँति हैं 5 चक्कू 20 पचम 25 5 छक्के 30 18, अगर जो हमें 18 का पहाड़ा याद है तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 72, 90, 108। अगर जो हम कह रहे हैं कि 5 मीटर प्रति सेकंड जो वस्तु होगी, जो 5 मीटर प्रति सेकंड होगी वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हम 2 बार पढ़ा लगाएंगे, 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकंड में जो वस्तु होगी उसका किलोमीटर प्रति घंटा 36 बनेगा। 15 देखेंगे अगर जो, तो तुरंत हम 18 के पहाड़े में 54, 18/5 से गुणा कराए बगैर हम सीधे 54 में चले जाएंगे। अगर देखिए कि कोई वस्तु हमसे पूछ ले, सुनो, अगर जो कोई वस्तु हमसे कह रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, इसका किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए, हम तुरंत गए, देखिए 5 चक्कू 20, तो हम तुरंत क्या करेंगे, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा बनेंगे। एक बार बनाकर देख लीजिए, आपको विश्वास नहीं हो रहा है। 18 पंचे 5 चक्कू 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना। मैथ आप अच्छे से सॉल्व कराएंगे आपको हम, बहुत अच्छे से देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि 2 संख्याओं का मासा 15 है, लासा इतना है, एक संख्या इतनी दूसरी संख्या। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन इसलिए है कि इसका बहुत सिंपल फार्मूला होता है कि फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर लासा एलसीएम
और गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, इसका फॉर्मूला होता है। तो पहली संख्या 435 दे रखी है हमें, दूसरी संख्या हमें फाइंड आउट करनी है, और एलसीएम इसका कितना है, एलसीएम इसका है 60 90, और एचसीएफ कितना है 15। तो 15 से कट जाएगा, 3 से कट जाएंगे दोनों, 5 से कट जाएंगे दोनों, 5 8 40, तो 3 बार में 5 7 35 87 इधर आ गया, और 5 या 15, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 9 27 29, और 32 दूनी 58, ये कट जाएगा 29 दूनी 58, और 260 29 से कम 29, 210 आ जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सी हो जाएगा, 210 इसका सोल्यूशन बन जाएगा। आप कलर चेंज करके आपको हम एक बार लगा दें, आपके लिए ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। फिर से आप एक बार देख सकते हैं, इसे बहुत स्पष्ट लगाए हैं, लेकिन ज़्यादा बढ़िया पेज नहीं है तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन स्पष्ट देखते रहिए कि जहाँ जहाँ पेन चल रहा है आप देखते रहिए, समझने का प्रयास कीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, कि कह रहा है कि y बराबर 5 दे रखा है पहले से, और ये समीकरण दे रखा है। तो 10 गुणे 5 y की वैल्यू रखते चले जाएंगे, और जब y का क्यूब करेंगे 5 का तो 125 बनता है, और 5 का स्क्वायर 25 बनता है। रूट के अंदर ये बनेगा सब, सॉरी एक मिनट, ये 25 रूट के अंदर सब बनेगा, तो ये बनेगा 10 गुणे 5, और अंदर बनेगा 100, 125 से 100 25 चलेगा, 100 बनेगा, तो 10 गुणे 5, और ये इधर से आ जाएगा 10, तो 10 पचे 50 दशमलव 500, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, आप देखिए इसे। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी बेसिक ही है, कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से अंतर दे रखा है, इसका फार्मूला होता है 2 वर्ष के अंतर का d इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट r बटा 100 का होल ऑफ स्क्वायर, और d अंतर होता है, तो अंतर 1 दे रखा है, और हमें जो है अंतर 1 दे रखा है ना, और हमें जो है पी फाइंड आउट करना है मूलधन, और आर दे रखा है 5/100, 5/100 का होल ऑफ स्क्वायर, और 5 से 20 बार में कट जाएगा, तो 1 बराबर 1 पी बटे 400 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 20 का 400, और तो पी बराबर 400, और पी होता है हमारा मूलधन, यही फाइंड आउट करना था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना, डी बराबर पिन ब्रैकेट आर बटे 100 का स्क्वायर, वैसे बेसिक वैसे लेंदी क्वेश्चन है, आप याद रखिए सीधे, और इसके लिए 3 साल का अंतर पूछ लेता है, तो फार्मूला होता है 3 साल के अंतर का फार्मूला आप लिख लीजिए हमारे साथ। यहाँ से d इज इक्वल टू होता है पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर, डी आर स्क्वायर 300 प्लस आर बटे 100 का होल ऑफ क्यूब। ये फॉर्मूला 3 वर्ष के लिए होता है, और 2 वर्ष का फॉर्मूला अभी लिखे थे, फिर से लिख रहे हैं पी इन ब्रैकेट आर बटे 100 का होल ऑफ स्क्वायर, डी इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट आर बटे 100 का होल ऑफ स्क्वायर, और डी बराबर पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर बटे 100 का होल ऑफ क्यूब। ये 3 वर्ष के, अगर 3 वर्ष का अंतर दिया तो फॉर्मूला लगेगा, ये 2 वर्ष का अंतर दिया तब लगेगा, और वैसे BSc का 4 नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन आएगा, 400 क्वेश्चन, 400 आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं 5 की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 6 का जो सीपी है, 6 वस्तुओं का सीपी 7 की एसपी के बराबर है। अच्छा, हम 6 वस्तुएं जितने रुपए खरीद के लाए हैं उतने की ही 7 वस्तुएं बेचेंगे, तो एक वस्तुओं की हानि हम अपने पास से कर रहे हैं, कितने पर, 7 पर बटे 100। जब इस प्रकार का क्वेश्चन बने तो सदैव बनता इसी प्रकार का है, 14.28% हानि इसमें हो जाएगी हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इन दो भिन्नों के बीच में कौन सा स्थित नहीं है। इस प्रकार का जब भी सवाल कभी बनेगा तो हम क्या करते हैं, इसको बेसिक कम कर लेते हैं, 11 से 7 जाएगा, ऐसे लगाओ, चलो ऐसे लगाओ, 18 से दशमलव लगाओ, 0 से होता है 18 3 54, और 5 छक्का 30 .6, 0.3 से 0.6 के बीच में लगभग लगभग है, कौन सा बनेगा, तो ये 10 बनेगा, 0.5 बनेगा, ये तो बीच में आता है, 7 तो 25 35 से भी 0.5 आता है, और 5 ये 0.4 भी आता है, लेकिन उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा 6 में। आप इसी प्रकार इसको लगाएंगे, और इसका लगाने का कोई तरीका इससे सिंपल नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये थोड़ा समझने लायक और अच्छा सवाल भी है। ये कह रहे हैं बेलनाकार भवन, बेलनाकार मतलब बेलन के आकार का कोई भवन है ऐसा। अब कह रहा है कि प्रत्येक खंभे की ऊंचाई, इसमें 24 खंभे हैं, जैसे बेलन के अंदर मान लो तो छोटा बना तो 2 ही खंभे आए, वैसे इस प्रकार के छोटे छोटे 24 खंभे इसके अंदर बने हैं, और इसकी ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर बराबर, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और 8 मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 8 रुपये खर्चा लग रहा है इसको खंभे को पृष्ठीय वक्र पेस्ट और रंगाई का खर्च करने के लिए। तो इसे बनाया जा रहा है एक बार हम देखिए कि खंभे की त्रिज्या, अगर जो सबसे पहले इसका वक्र पृष्ठ कहते हैं खंभे का, तो 2 पाई आर एच इसका वक्र पृष्ठ होता है, जानते हैं हम, 2 गुणे 22/7, और आर कितना आता है 24 सेंटीमीटर त्रिज्या,
24 सेंटीमीटर त्रिज्या है, सेंटीमीटर है, इसे मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे और 4 मीटर ऊंचाई। इसको पूरा को जब हम हल करते हैं तो बनता है 7.04। हम हल करके देख चुके हैं, आप हल करके देख लेना क्योंकि जगह कम हमारे पास है। 7.04 बनते हैं और 7.04 एक खंभे का आ गए। इस प्रकार के इसमें 24 खंभे हैं और 24 खंभों को हल करने पर जब 4 मीटर की और 8 मीटर इसका जब खर्चा आता है तो इसको जब हल कर लेंगे, इसकी 7.04 गुणे 24 गुणे 8 की गुणा करा लेंगे, आप समझ जाना, क्वेश्चन आपका उत्तर आ जाएगा बिल्कुल सही 100% आएगा। आप गुणा करके देख लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है अच्छा क्वेश्चन है कि 10 दिन में कार्य को पूरा करने का निर्णय लिया गया और उसमें से 5 लोग अनुपस्थित रहे और 12 दिन में कार्य को पूरा कर लिया गया। कितने? 12 दिन में कार्य को कंप्लीट कर लिया गया। 10 दिन में कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। हमने कहा x लोगों के साथ काम करवाया गया था, लेकिन 5 अनुपस्थित रहे तो x-5 ही तो आ पाए और इन 5 लोगों ने 12 x-5 लोगों ने 12 दिन में काम किया। 10 x लोग अगर जो काम करते इस काम को तो 10 दिन में कर डालते, लेकिन 12 पंचे 60 और 12 से 2 जाएगा तो बचेगा 2x बराबर 60, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 30 दिन। मतलब 30 पुरुष इस काम में शुरू से लगे थे, लेकिन बाद में 5 लोग काम करने नहीं आए, 25 लोगों ने इस काम को 12 दिन में कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1391 से घटाए जाने पर शेष के रूप में 7, 9, 11 से विभाजित करने से प्रत्येक स्थिति में 3 शेष फल बचता रहे। जब ऐसा कभी भी क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हम करते क्या हैं, 7, 9, 11 का शेषफल निकाल लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं, सॉरी 7, 9, 11 का एलसीएम निकाल लेते हैं और एलसीएम निकालने के बाद वो 3 जोड़ देते हैं, 3 जोड़ देते हैं और हमें वह संख्या प्राप्त हो जाती है। लेकिन ऐसा करने से सवाल लेंथी जाएगा क्योंकि 7, 9, 11 की तीनों की गुणा करनी पड़ेगी और उसमें हम 3 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। इसमें हम करते क्या है, देखो सिंपल फार्मूला यह है कि 1391 से हम 3 घटा लेते हैं क्योंकि शेष बचना है तो बचेगा 1388। अब 1388 जब बचेगा तो इसको हम 7 से भाग देकर देख लेंगे, 9 से भाग देकर देख लेंगे, 11 से भाग देकर देख लेंगे और प्रत्येक स्थिति में 2 ही शेष बचता है। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, जब आप 10 सवाल लगाएंगे आपको ये चीज़ें पता चलेंगी, लेकिन ये बहुत सिंपल तरीका है, बहुत अच्छा तरीका यही है। जो शेषफल बचता हो उसे मेन संख्या से घटा दें और 3 से ज़्यादा संख्या कभी नहीं होता, तीनों का भाग लगा लीजिए आप, बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगा। 9 में सी सही हो जाएगा। आप ऐसे ही लगाइए सवाल को मेरी समझ से, जल्दी लगेगा आपका। इकाई का अंक फाइंड आउट करना है 11 नंबर में, बेसिक क्वेश्चन है। 4 से 8 की गुणा करेंगे 32 आएगा, 32 की पूरी नहीं 32 के इकाई अंक लेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा और 8 छंग 48, 8 इकाई का अंक आएगा और जो कि इसमें कहीं नहीं उपस्थित है। तब भी हमें परेशान नहीं होना, हम अपने तरीके को फिर से एक बार लगा लेना है क्योंकि नौकरी की बात है भैया। 4 बट्ठे 32, 32 का 2, 4 दूनी 8, 8 छंग 48, 8 आया फिर से नहीं आया तो ऊपर में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इज राइट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 जो कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3 का गुणज क्या होगा। हमें कंपटीशन बीट करना है, जितने कम समय में क्वेश्चन बना पाएँ उतने कम समय बनाने का प्रयास करना है और इसकी हम सीधे जब गुणा करवाते हैं यही बन जाएगा और इसमें अगर जो कॉमन लेंगे कॉमन लेकर भी बन जाएगा, लेकिन सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि इसकी हम गुणा करा लें तुरंत बन जाएगा। वैसे इतना बेसिक सवाल आना नहीं चाहिए, यही बन जाएगा। 13 नंबर कह रहा है कि एक फल विक्रेता 42 रुपये में 16 संतरे बेच देता है। मतलब कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन नंबर 13 हम लगा रहे हैं कि 16 संतरे बेचने पर 16 संतरे 42 रुपये बेचता है तो एक संतरा 42/16 का बेचा होगा और 25% का लाभ हुआ। मतलब जब उसने 125% पर बेचा तो 42 रुपये 42/16 के बिके। अब इनका अगर 100% सीधे निकालना है, कुछ नहीं करना है हमें, तो 42/16 गुणे 100/125 कैसे निकाले, क्योंकि 100% निकालना है और ये जो 125 तो 25 चक्कू 100, 25 पंच 125, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 168 बटे तो 42 रुपये में कितने संतरे खरीदे थे। तो एक बार फिर से करते हैं, हम जरा अलग कर लें तो बचेगा हमारे पास 42/16 गुणे 100% निकालना है और 125% हमारे पास थे तो 25 चक्कू 100, 25 पंच 125, 4 दूनी 8 और 4 चक्कू 16, 168/80, 80 इसे हम फाइंड आउट कैसे काट लें अगर जो, तो 8 से कट जाएगा, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 और 4 20 चक्कू 80, फिर से 2 से कट जाएगा 10 और 21,
42 संतरे बचेंगे। क्या हम गलत कर रहे हैं? 2.1 रुपये एक संतरे का बचा। सुनो एक मिनट, एक संतरे का ठीक है, बचा, जब पहले एक संतरे का बचा हमारे पास 2.1 रुपया। एक संतरे का बचा हमारे पास 2.1 रुपया और हमें खरीदने कितने हैं? 16 खरीदने हैं। तो 16 दूनी 21 से कम 21 छक्का 21 छक्का 21 छक्का 6 कम 6 चौदह 12 126 126 का 6 यहाँ से लगा 12 और 21 से कम 21 से कम 21 और 12 21 और 12 21 23 33 ₹33 6 पैसे कितने खरीदे थे और 25% के लाभ हुए थे, तो 41 रुपये आखिर में बनेंगे जाकर। इसके कितने बनेंगे? 41 रुपये बनेंगे जाकर। कोई भी दी गई भिन्न से अनंत भिन्नें बनाई जा सकती हैं। कभी भी ऐसा सवाल पूछा जाए तो दो भिन्नों के बीच में ये अनंत संख्याएं भैया होती हैं, इन्फिनिटिव संख्याएं होती हैं, सदैव याद रखना। ये कह रहा है निम्न से कौन सी भिन्न अशांत पुनरावर्ती दशमलव है? अशांत पुनरावर्ती दशमलव जो बटे में 5 और 2 के गुणज में होती है वो शांत पुनरावर्ती दशमलव होते हैं। ये भी 5 के गुणे में, ये भी 2 के गुणज में है, तो ये अशांत पुनरावर्ती दशमलव के हैं। और ये 5 2 के गुणज में नहीं, इसीलिए अशांत पुनरावर्ती दशमलव में है। और इसको करने का तरीका क्या है? अभी एक भाग कर लगा कर देख लीजिए, ये पूरा पूरा कट जाएगा। दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 14 पंचे 70। यहाँ भी दशमलव का जीरो बढ़ाओ, 4 3 12, 1 3 10 होगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 3.5 से कट जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं कटेगा, दशमलव में ऐसे ऐसे होता चला जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को इस प्रकार को आसान दशमलव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सवेरा संध्या से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार उद्घाटन समापन से संबंधित है। सुबह हुआ है तो शाम होगी, तो उद्घाटन हुआ है तो समापन भी किसी दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि PNLJ इसके बाद क्या आएगा? तो P 16 पर आता है हमारा, N 14 पर आता है, L 12 पर आता है, J 10 पर आता है और 8 पर आता है हमारा H। H से सभी स्टार्ट हैं तो इसे हम नहीं काट सकते हैं। E 5 पर आता है, G 7 पर आता है, I 9 पर आता है, H 11 पर आता है और 13 पर कौन सा आता है? तो हमारा यम आता है। तो HMH आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इसमें से असंगत कौन है? किडनी है, नाक है, लीवर है, अमाशय है। तो क्या ये जो लीवर हो गया, अमाशय हो गया, नाक हो गया, ये सब अंदरूनी अंग हैं। किडनी हो गई और नाक जो हमारा ये बाहरी अंग है, ये एक अलग उससे है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, ये कह रहा है कि हल करने पर इनसे कौन सा आपस में बदल जाएगा। इस क्वेश्चन कई बार रीजनिंग में काफ़ी सिंपल बनता है। इसको आप पहला चेंज करके हम देखते हैं। तो 25 और प्लस को हम भाग में चेंज कर रहे हैं, तो 25 भाग 5 और फिर गुणे 7, गुणे 7 के बाद -12 और -12 के बाद +3। 25 से 5 बार में 5 गुणे 7 -12 और +3, 7 पचे 35 और 3 38, 38 -12 बराबर 26। ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ज्वाय को 150 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी प्रकार फीड को क्या लिखा जाएगा? जे 10 पर आता है, ओ 15 पर आता है, वाई आता है 25, जेड आता है 26 पर। पता है ना? वही 25 पर 25 10 35 5 40 10 50 और 3 अक्षर थे, तो 50 गुणे 3 कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? 50 गुणे 3। इसी प्रकार 150 बना है, तो यफ कैसे बनेगा? फीड कैसे बनेगा? तो यफ को हम लिखते हैं 7, ई को लिखते हैं 5, ई को लिखते हैं 5 और डी को लिखते हैं 4। तो 5 5 10 7 17 4 21 और 21 चक्कू 84 आना चाहिए ना? नहीं आ रहा है। ई एफ को हम कहते हैं 6। तो 5 6 4 5 9 5 14 6 20 सही है। 21 को नहीं, हम इसको सॉरी, इसको कहते हैं 6। एफ होता है 6, ई के बाद एफ आता है 6 नंबर पर होता है 6, एफ होता है 6। तो 6 और 10 6 16 4 20, 20 चक्कू 80 आ जाएगा। मतलब बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वरना 1 सेकंड में सवाल गलत हो जाएगा और आपका नंबर गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं आगे हम अब। सीरीज चल रही है एक 21 नंबर में, 107 से 4 कम है 103 और 103 से 13 और 3 16 कम है ये, और ये 151 से 36, 51 6 57 और 30 87। ठीक है, ये 2 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है और ये 6 का वर्ग है। अब 8 का वर्ग 64 घटा दो 51 से, 64 से 51 घटा दो जरा, 64 से 51 घटाओगे 13 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मतलब 2 का वर्ग घट रहा था, फिर 4 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, तो अब 8 का वर्ग आगे घटेगा। तो एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड,
यहाँ पर सॉरी 13 आ रहा था ना, लेकिन माइनस का 13 सोल्यूशन क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा माइनस का 13, और माइनस का 13 यहाँ पर नहीं है तो ई बनेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ध्यान रखने चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी पेपर में, 5 वाले से आप 5 ऑप्शन वाले पेपर में बहुत चीज़ ध्यान रखनी पड़ेंगी, वरना आप काफ़ी नीचे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है बताओ। तो यहाँ पर 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, ये है 5 का क्यूब प्लस 1, तो अब आ जाएगा 6 का क्यूब प्लस 1, और 6 का क्यूब होता है 216, और प्लस 1 कर देंगे तो बनेगा हमारा 217। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। 22 में सी बनेगा। पैटर्न देख लीजिए अब कौन सा बन रहा है, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 2 चौको 8 1 9, 2 दूनी 4 दूनी 8 1 9, 3 3 27 1 28, 4 चौको 16, चौको 64 1 65, 5 25 5 125 26, तो 6 छक 36 छक्का 216 1 217। 22 में सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इसका जो दर्पण इमेज क्या बनेगा, यहाँ पर दर्पण इसमें लगा रखा होगा इसने, तो दर्पण इमेज में क्या बनता है, दर्पण इमेज में दर्पण से ये दूर जा रहा है, तो ये भी दर्पण से दूर जाना देखना चाहिए, दर्पण से दूर जाना देखना चाहिए। दर्पण से दूर नहीं जा रहा है, दर्पण से दूर नहीं जा रहा है, दर्पण से दूर नहीं जा रहा, बस ये ऑप्शन नंबर 20 राइट, कुछ देखना नहीं है। दर्पण से दूर जा रहा है तो दर्पण से दूर जाना देखना चाहिए चित्र। जो दर्पण के विपरीत इधर होगा वही दर्पण के विपरीत वही उधर भी होगा। ये दर्पण से दूर जा रहा है तो इधर भी दर्पण से दूर ही जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, क्योंकि कहीं दर्पण से दूर नहीं जा रहा है, तो 23 में ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 3 वर्गों के संबंध में कौन सा समझ सर्वोत्तम है, भाषा, हिंदी, मलयालम। तो भाषा के अंदर हिंदी और मलयालम दोनों भाषाएं हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये अगर जो हो गया भाषा तो हिंदी भी इसी के अंदर, मलयालम भी इसी के अंदर, क्योंकि दोनों भाषाएं ही हैं, दोनों भाषाएं, इसलिए यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 24 में बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, एक तर्कसंगत क्वेश्चन है कि कुछ बंदर लंगूर हैं, तो ये कुछ बंदर हो गए हमारे, कुछ बंदर लंगूर हो गए, और कुछ लंगूर मानव नहीं हैं, यानी कि कुछ हैं कुछ नहीं है, तो कुछ होंगे भी, बिल्कुल सी बात है, कुछ लंगूर मानव नहीं है। तो निष्कर्ष ये कह रहा है कि कुछ लंगूर बंदर हैं, कुछ लंगूर बंदर हैं, तो इसमें से एक तो बिल्कुल सही है, कुछ लंगूर तो बंदर ही हैं, कुछ मानव बंदर हैं, तो मानव तो एक भी बंदर नहीं, मानव तो बहुत दूर बंदर से है, तो ऑप्शन नंबर एक केवल सही, केवल निष्कर्ष एक का अनुसरण कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि श्रोतिन एक गोपनीय शब्द का खेल खेल रहा है, ठीक है, फायर, सीधे लिखो, समय ना मत बात करते हैं, सीधे लिखो फायर। फायर को ये लिख रहा है DGPC, एफ आता है 6 पर, आई आता है 9 पर, आर आता है 18 पर, ई आता है 5 पर, प्लेस वैल्यू आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, और डी आता है 4 पर, जी आता है 7 पर, पी आता है 16 पर, और सी आता है 3 पर। आप देख रहेंगे 6 से 2 घटा कर लिख रहा है, 9 से 2 गया 7, 18 से 2 गया 16, और 5 से 2 गया 3, वही हम लिख देंगे सीधे शॉर्ट। यस आता है 19 पर आता है, और 19 से 2 घटाएंगे 17, 17 पर क्यों आता है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन कट गए, दो नहीं कटेंगे, सिर्फ एक ही कटेगा अभी। और फिर एच 8 पर आता है, 8 से 2 जाएंगे 6 बचेगा, और 6 पर एफ आता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, आगे हमें करने की जरूरत नहीं है। अब 27 नंबर में ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन हम बनाएंगे, आप पेन पर ध्यान रखिए, देखिए, और बनकर चला जाएगा, बड़ा है लेकिन आ जाएगा शायद। एक्स जो है वाई का भाई है, एक्स क्या है, वाई का भाई है, वी जो है वाई की माँ है, वाई की माँ कौन है, वी है, और यम जो है वी का पति है, यम जो है ये वी का पति है, और यम, एक सेकेंड, वी जो है वाई की माँ है, हो गई, यम वी के पति की बहन है, यम जो है, तो वी की शादी किसी से हो रखी होगी, पति होगा उसका यम का, वी का, और उसकी एक बहन है यम, तो वी की शादी किसी से हो रखी है और उसकी बहन यम है, यम जो है वी के पति की बहन है, और यन वी का भाई है, यन जो है वी का भाई एक यन है, वी का भाई यन है, तो यन के बेटे का यक्स से क्या संबंध है, यन के बेटे का यक्स से क्या संबंध है, यन के बेटे का यक्स से क्या संबंध है, तो ये इसकी भाई हो गया, तो ये इसकी माँ हो गई, और माँ हो गई, यानी कि मम्मी की ये हो गई माँ, और माँ की हो गई बहन, तो ये ममेरा भाई जाकर बनेगा, मामा का लड़का बनेगा, ममेरा भाई बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। पेपर में देखिए आप सही से। क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है कि इस प्रतिरूप को जो जैसा यहाँ था ऐसा इसको इसको यहाँ पूरा करना है, तो इसमें अब देखिए कहाँ पूरा हो रहा है,
तो ये तो ऑटोमेटिक कट जा रहा है क्योंकि ये हमारे इधर चाहिए नहीं है, और यहाँ पर इसमें इस बीच वाली कार हमें नहीं चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्रश्न आकृति इस आकृति में निहित है। तो ये यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब ये सिंपल, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आप बना ही लीजिए, इनको आराम से, बहुत आराम से बन जाएंगे आपसे। हमारे पास इतनी बढ़िया सुविधा नहीं है, वरना आपको बताते बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको, लेकिन फिर भी आप समझिए ये कैसे बन रहा है, यहाँ से जा रहा है ऊपर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 तो देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 तो क्या कर रहा है कि 23 को 32 पलट के लिख दिया और 12 को 21 लिख दिया, सीधे इसको पलट दिया है और यहाँ पर नहीं पलटा गया है, असंगत युग्म में ही है, सी नंबर है। और कह रहा है 33 नंबर कह रहा है कि 4 संख्याओं में से 3 संख्या किसी एक प्रकार से एक दूसरे समान है, असमान को बताइए, असमान को बताइए। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, 7 2 9 1 10, 6 2 8 1 9, 9 8 17 1 18, 5 4 9 2 11, 9 8 17 1 18, 6 2 8 1 9 और 7 2 9 1 10। तो एक यही संख्या है जो क्या है, जो क्या है संख्या एक, 11 विषम संख्या है, बाकी इसमें सभी सम संख्याएं हैं। और इसे विषम संख्या से बेहतरीन आप क्या कह सकते हैं, ये एक स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से नहीं कट रही है, इस प्रकार की संख्या है। समझ याद नहीं आ रहा इस समय कौन सी संख्या है, वैसे इसी प्रकार की संख्या है।